अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हैदर है और आप सबको इस पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज की इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही कॉमन मसला है और बहुत बड़ा मसला है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान फ़ातमी एंड हैदर अली। और ये मीटिंग हमारी मोस्टली ऑनलाइन ही होगी। और मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में आप थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं अपने सलमान फ़ातमी और हैदर अली जो हमारे गेस्ट आए उनकी तरफ। आज के इस पॉडकास्ट का मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या एजुकेशन सिस्टम है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है? अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉइंट है ना, ये आता ही इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, इकोनॉमी में ही जब हम पढ़ते हैं ना तो उसी में अनएम्प्लॉयमेंट आता है। अब रीजन जो है, हमारी मुल्क का सबसे बड़ा जो एक इशू है वो है कमजोर इकोनॉमी, बल्कि मैं तो कहता हूँ बर्बाद इकोनॉमी। ठीक है, लोग बहुत बुरा मानते हैं मेरी इस बात को, कैसे तो ना बोलो, वैसे तो ना बोलो। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप भी मेरे साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, लोग पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये। अब सबसे बड़ा हाथ ही गवर्नमेंट का है। तो जो आपने सवाल पूछे ना, मैं तो दोनों को ही टारगेट करूंगा, दोनों का कसूर है। इकोनॉमी बैठे बैठे तो नहीं खराब हो गई ना, किसी ने की है खराब, गवर्नमेंट ने की है। हैदर क्या कहेंगे इसमें? अनएम्प्लॉयमेंट में मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पाकिस्तान में हैं ज़्यादातर एक ही चीज़ के पीछे चले जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सीएस हो गया। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जिस तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 10,000 स्टूडेंट खाली सीएस में जा रहे हैं। अब इतनी जॉब्स नहीं है सीएस की पाकिस्तान में, या फिर मेरे लिहाज से पूरी दुनिया में भी इतनी नहीं होंगी। और ये लोग जब जाते होंगे फील्ड में, तो इन्हें सीएस के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी इतना कंप्यूटर साइंस सही बता भी नहीं सकती इस बारे में। और क्या नाम है, ज़्यादातर सीएस वाले स्टूडेंट को क्या अच्छा चलाना आता होगा, माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह की चीज़ें होगी। हर साल यूनिवर्सिटी से ना कोई हजारों लोग ग्रेजुएट होते हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिलती। उसका क्या रीजन? इस पे वो रिपोर्ट भी हम पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान में एक साल में 5 लाख से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटीज से। और जॉब्स उसके हिसाब से देखा जाए ना तो 10% से कम है। मतलब पाकिस्तान साल में 50,000 से भी कम एक अच्छी जॉब्स प्रोड्यूस करता है, जो कि 75,000 से ऊपर जिनकी इनकम होगी, जो कि पर एनम आपकी 75,000 है, तो कि तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा नहीं, 9 लाख नहीं, ज़्यादा अच्छा पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, सॉरी, 10 लाख बनता है ना शायद, नहीं 9 लाख बनता है, सॉरी, 9 लाख पर एनम आपकी एक अच्छी इनकम काउंट होती है। तो पाकिस्तान में ऐसी जॉब्स हर साल सिर्फ 50,000 से कम होती है, मतलब 40,000 45,000 आ रही है। और ग्रेजुएट्स कितने हो रहे हैं? 5 लाख से ज़्यादा। अब इतना ज्यादा, फिर वही जाहिर सी बात है ना, बहुत ज्यादा लोग आ गए, ओवर पॉपुलेशन हो गई। काम बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें, काम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, हम लोग कहें कि हाय अल्लाह हमारा मुल्क ही गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। काम बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वही बात है कि एक अटैक हो जाता है ना इतना ज्यादा, 5 लाख आ गए, अगले साल 5 लाख आ गए, अगले साल 5 लाख आ गए। इसका इग्नोर कर करके अब इस तरह हो गया कि 5 लाख इस साल आएंगे, पिछले साल के 4 लाख भी रह गए, उससे पिछले साल के 4 लाख रह गए, 15-20 लाख, इस तरह 30% पाकिस्तान की यूथ जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है। जिसका अगर आप पॉपुलेशन निकाले ना, तो यूथ पाकिस्तान में तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा है, उसका 30% बेरोजगार है। कितना बन गया? तकरीबन 4-4.5 करोड़ लोग जो है ना पाकिस्तान में बेरोजगार है। हैदर बताएं इसके बारे जॉब वगैरह के लिए ना इन लोगों को चाहिए होता है 3 GPA से ज़रा ऊपर चाहिए होता है, यानी एक किस्म का ज़रा ऊपर की क्रीम फील्ड वालों को चाहिए होती है। तो और एक और बात ये है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह का पता ही नहीं होता है कि जॉब किधर है और कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह करना है। सिफारिश वगैरह ज़्यादातर वो ढूंढ रहे होते हैं, इस चीज़ में लगे होते हैं और पता ही नहीं होता कभी किसके कहते हैं मेरे इस रिश्तेदार से मैं बात करता हूँ, वो शायद मुझे कहीं लगा दे, उसे पता होगा। सिफारिश खुद कोई चीज़ सिफारिश जो चलती है इसमें नहीं पाकिस्तान। करते हुए। में सिफारिश में जब हम पढ़ लेते हैं ना, सिफारिश पाकिस्तान में क्या सिफारिश का माहौल है, तो पता चल रहा था कि ये 50% से ऊपर है सिफारिश, पता है? अच्छा। ये आपका देखा जाता है, एक होती है डायरेक्ट सिफारिश कि सीधा सीधा मैं बोलूं मामू ने कॉल की है। एक होती है इनडायरेक्ट इस तरह की कि मेरे पास 10 बच्चे आए हैं जॉब्स लेने के लिए, एक बच्चा इस्लामाबाद का, बाकी सारे दूसरे शहरों के हैं। मैं कहूँगा 80 भी इस्लामाबाद के, तो 80 भी इस्लामाबाद का, साडा ग्राई है, आ जा।
ये जो है ना फेवरेटिज्म, इसको भी सिफारिश ही कहते हैं, ये भी नेपोटिज्म के अंदर ही आता है। अब मैं बोलूं जी असी ते सैयद हैं ते तुसी भी सैयद हो, तो फिर आ जाओ जी साढ़े नाल। तो ये भी बात जो है ये भी इनडायरेक्ट सिफारिश में ही आती है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 55% ये चल रहा है अभी तक। 2025 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, दुनिया मार्स पे जा रही है, और हमारा अभी तक 55% ही अंदाजा लगा ले, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेपोटिज्म चलती है यहाँ पे। क्या गवर्नमेंट जो है यूथ के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रही है या नहीं अभी तक के लिए? सलमान, आप बताएं। गवर्नमेंट जो है ना उसने अपना विजन बनाया 2030 का, एक विजन है जो कि एसडीजीज है। एसडीजीज के हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी एसडीजीज के बारे में, और मैंने बोल दिया था ना कि पाकिस्तान में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसकी वजह से काफी सारे लोग मुझसे नाराज हो गए, उन्होंने कहा ये कैसे बोल दिया तुमने, पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने कहा बेटे तू इस्लामाबाद में रह रहा है, जरा निकल इस्लामाबाद से बाहर, जरा के पी के जा, बलोचिस्तान जा, वहां तो इतने बुरे हालात हैं, वहां तो लोगों को पता भी नहीं है जॉब्स होती भी है। ठीक है, वो एक नहीं ऐसी वजह, जब एक बंदा रहता ही इस्लामाबाद में है वो तो यही बोलेगा यहाँ तो औरतों के गुप पूरे हैं, यहाँ तो मैं लड़कियों को देख रहा हूँ तो वो बाइक चला रही हैं, वो ऑफिस में जा रही हैं, गुर्बत भी कम है आहिस्ता आहिस्ता, लोग रेस्टोरेंट्स में भरे भरे, लोग रात को आप जाएं रेस्टोरेंट में भरे हुए होते हैं। इस्लामाबाद हमारे एरियाज में दर्ज है, बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, कराची तो रात को 2-2 बजे तक जागने वाला शहर है। तो वहां पे आप रहेंगे आपको तो जन्नती नजर आएगी। जब आप आगे हैं ना, आगे हैं लाहौर में रहे तो लाहौर ते साड़ी शेखुपुरा है, लाहौर ते साड़ी कसूर हैगा, उत्थे जाओ, उत्थे देखो ना, उत्थे हालात देखो, क्या हालात है वहां पे, क्या मामलात है। ओवरऑल 25 करोड़ लोगों की बात करूंगा ना मैं, 25 करोड़ लोगों पे एसडीजीज में कोई मुझे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन का 2030 का जो विजन है उसमें मुझे पाकिस्तान का कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा कि ये 5 साल में कुछ कर पाएंगे। फिर हमने वुमेन राइट्स के पॉडकास्ट में भी बात की थी कि वुमेन राइट्स का 5 साल में हो जाएगा, हैदर ने कहा था नहीं होगा। मेरे लिहाज से अनएम्प्लॉयमेंट का एक और वजह ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो अगर अच्छे हों तो कुछ उनकी फ़ीस वगैरह का चक्कर होता है कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह की इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं भर पाते, तो वो एफएससी तक रुक जाते हैं या मैट्रिक तक ही रुक जाते हैं। और यानी मैंने अपने इस तरह के दोस्त देखे थे जो काफ़ी पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन फीस वगैरह की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाए। और एक और वजह ये है कि अगर ये यूनिवर्सिटी में भी अच्छे हों, कॉलेज वगैरह में भी अच्छे हों, तो वो फ़ौरन पहले बाहर जाने का करते हैं और पाकिस्तान से यानी ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है ये। ब्रेन ड्रेन पे जब बात आई ना, तो हमारे एक बड़े मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो है वो कहते हैं कि उन्हें बंदे ने बोला ना कि आपके यूथ बाहर जा रही है, आपके लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कहते हैं होने तो। क्या बात है भाई, मतलब कितना लेजेंड आदमी है, कह रहे ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो होने दो। अब मैं नाम नहीं लूंगा, खैर आपको पता है मसला होता है, तो वो कह रहा है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, होने दो, हमें कोई मसला नहीं। मतलब उसने बात ऐसी कर दी ना कि जा रहे हैं जाने दो भाई, रोकोगे नहीं। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बात ये की थी कि कितना बड़ा जुल्म है ये लोगों के साथ, कि उनके दिमाग में ये है कि उनके मुल्क में कुछ भी नहीं है, अगर रोजगार कमाना है तो बाहर जाओ। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये जो है बड़ी नाइंसाफी है। हैदर की इंजीनियरिंग में तो सारे जाते ही बाहर है ना, हैदर अली बताएं इसके बारे में जरा। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उनका ख्वाब ये होता है कि जर्मनी हो गया या यूरोप वगैरह के किसी मुल्क में ज़्यादातर वो लोग जाते हैं। और ये कि लीडर्स जो होते हैं ज़्यादातर वही होते हैं जो पढ़ाई में आगे होते हैं या यूनिवर्सिटी में आगे होते हैं, खेल कूद में आगे, लीडर्स ज़्यादातर ये होते हैं और वही लोग बाहर जाने के लिए ज़्यादातर कर रहे होते हैं। तो ये जो है एवरेज स्टूडेंट के लिए ज़रा यानी खतरे की बात है कि उन्हें एक आइडियल नहीं मिल पा रहा होता पाकिस्तान में कि वो किस बंदे को फॉलो करें या किस तरह पाकिस्तान में रह सकें अच्छी तरीके से। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि वो एक हमारे कंट्री में बर्गर बच्चा बोल दिया, ये वो बोल दिया। अब जब बाहर जाना है, जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, तो अच्छा बच्चा जो होगा, पढ़ने वाला होगा, वही कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, जिसका सीजीपी अच्छा हो, साथ साथ जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट भी पास करे, वीज़ा प्रोसेसिंग का इंटरव्यू भी पास करे, तो ये एक अच्छा बच्चा ही कर सकता है। फिर जाहिर सी बात है जो बच्चे एवरेज है हमारे, वो वही फिर उनके दिमाग में आ जाता है हमारी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं एक और बात ऐड करूंगा कि जो एवरेज स्टूडेंट या उससे ज़रा से नीचे माजरत के साथ मेहनत ये लोग बहुत कर रहे होते हैं लेकिन ये लोग डिग्री लेके भी ना
इंग्लिश का सारा टेस्ट वगैरह पास करके भी बाहर मुल्क में जाते हैं तो एक ड्राइवर ऊबर या कोई और डिलीवरी बॉय बन जाते हैं वहाँ पे जाके, जो कि बहुत एक उदास है मेरे लिए। अच्छा, अभी हैदर ने कहा है कि लोग ना यहाँ से बाहर जाते हैं पैसा खर्च करके और एट द एंड वो बाहर जाके जॉब्स करते हैं, बेसिकली जो कि आप कह रहे हो ड्राइविंग और इस तरह की चीज़ें, बट बेसिकली वो भी जॉब है, प्रोफेशन है। आप क्या कहते हैं सलमान इस बारे में? देखिए मेरे हिसाब से ना काम काम है। एक बंदा मेहनत कर रहा है, मजदूरी करे, जो भी करे, हलाल, मेरे सबसे जरूरी चीज है ना हलाल कमाना। हलाल बहुत जरूरी है। अब बाहर जाके एक बंदा टैक्सी का काम कर रहा है, हलाल कमा रहा है, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि एमफिल का बंदा क्यों टैक्सी चला रहा है। एमफिल के बंदे का हक ये है कि वो जरा थोड़ा अच्छी जगह पे जाए ना। उस टैक्सी चला रहा है तो उसकी, अगर उसे 10,000 पाउंड, $10,000 मिल रहे हैं, उसका हक $50,000 है। ठीक है, ये इशू है ना। लेकिन बाकी ये मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, अब मजबूर है, क्या करें। अब पाकिस्तान में अगर टैक्सी चलाएगा उसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बाहर जाके एटलीस्ट चलाएगा। हमारे इतने रिश्तेदार हैं जानने वाले, अमेरिका में टैक्सी चलाई है, मेरे अपने ताए हैं अमेरिका में टैक्सी चलाई है, इतने बड़े घर बना लिए हैं, प्रॉपर्टीज बना लिए हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना ली। शुरू में टैक्सी चलाई, बाद में अपना सेट कर लिया, बच्चे पढ़ा लिए, बच्चे जॉब करने शुरू हो गए। तो ये तो सारा है। लेकिन वो एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन अगर एजुकेटेड बंदा ये कर रहा है, पीएचडी करके, एमफिल करके बेचारे बाहर जा रहे हैं, इतने लोग हैं मास्टर्स करने यूके की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो इश्यूज की वजह से, जो परफेक्शनिस्ट की वजह से नहीं होता। यहाँ पे सिलेबस इतना कमज़ोर, वहाँ जाके वो मास्टर्स कर लेते हैं, और वहाँ पे जाके जो तबाही सिलेबस उन पे अल्लाह के हिसाब की तरह नाजिल होता है, तो जाहिर सी बात है फिर वो कहाँ एक वेस्टर्न मॉडर्न एआई बेस्ड इंडस्ट्री में कहाँ आ सकेगा वो, उसको फिर मौका ही नहीं मिलता कुछ करने। दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है ना, आपने ये भी करना है, आपने वो भी करना है। सुकून से पढ़ाई करें, रिसर्च करें। चाइना ने इसमें बड़ा स्टूडेंट्स को ज़माने में फैसिलिटेट किया था कि बस पढ़ाई करो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। फिर उनके लोगों ने जम के पढ़ाई की, दबा के पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि देखो क्या हालात है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप दोनों कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्क जितना है, क्या ये एक जरिया बन सकता है पाकिस्तानी अवाम की बेरोजगारी खत्म करने का? फ्रीलांसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल के दौर में, देखा जाए ना, क्योंकि रिसर्च सारी की सारी फ्रीलांसिंग में आ गई है। हम अपने ज़माने की, वैसे मैं ऐसी बात करूँ, वैसे रिसर्चर्स पुराने ज़माने की बात करें ना, तो हम रिसर्चर्स को ₹1 नहीं मिला कुछ काम करने पे, जब तक हम आगे नहीं आते थे। अब इतना आसान हो गया कि लोग रिसर्च अपलोड करके, आर्टिकल्स पे काम करके, कॉपी राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे हैं। अब जैसे कि एक फ़िनलैंड में एक मैगज़ीन है, उसको जो है आर्टिकल चाहिए वुमन राइट्स में, ठीक है? मैं पाकिस्तान में था 30 साल पहले, मैंने तो पता ही नहीं था फ़िनलैंड होता की है, ठीक है जी? अब मुझे पता है कि फ़िनलैंड में एक मैगज़ीन बैठा हुआ है जिसे वुमन राइट्स में आर्टिकल चाहिए, तो मेरे पास नॉलेज बहुत है, वो वेस्ट नहीं होगी। मैं फ़ौरन लिखूँगा, फ़ौरन उन्हें सेंड करूँगा, उन्हें पर पैराग्राफ के हिसाब से चार्ज करूँगा, मुझे मेरी रिसर्च का फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जो कि सारे रिसर्चर्स का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंजीनियरिंग में बताएँ इधर। हाँ, फ्रीलांसिंग में इंजीनियर ज़्यादातर इस तरह करते हैं कि प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं किसी प्रोफेसर से या बाहर स्टूडेंट से या किसी कंपनी से। और ज़्यादातर वो लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में या साउथ एशिया में वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स दें, क्योंकि यहाँ पे ज़रा पैसे उनके कम लगते हैं इस वजह से। और ये कि एक और बात ये कि स्टूडेंट ज़्यादातर जो नहीं जॉब नहीं ले पाते, वो लोग क्या नाम है, खुदकुशी करने पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी उदास है कि अगर स्टूडेंट इतना 16 साल की पढ़ाई वो कर चुका है और खाली एक जॉब मिलने की वजह से ये खुदकुशी वगैरह कर रहा है, तो इतनी उसमें जान होनी चाहिए कि इस बार इसे झेल सके इसको। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि स्ट्रेस बहुत दे देते हैं ना लोगों को, जॉब्स की वजह से, चीज़ों की वजह से। अब फ्रीलांसिंग का इतना, पूरी दुनिया फ्रीलांसिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, साढ़े नाल पे पेपाल ही नहीं आया हुआ। मोस्टली चीज़ें बैन हुई ट्रांजैक्शन, हुई हैं हमारे ना यहाँ पर। यही मसला है ना सारा, कि आप उन्हें कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। आप फ्रीलांसर, पूरी दुनिया फ्रीलांस पे जा रही है। रिमोट वर्क ट्रेंड चल रहा है, रिमोट वर्क का, और आप जो है सारा उसमें काम ही नहीं करा रहे, ट्रांजेक्शन नहीं दे रहे। फिर स्ट्रेस होगा, इश्यूज होंगे,
और जाहिर सी बात है सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में सुसाइड रेट। और कुछ लोग इस तरह हो जाते हैं ना, सोशल एंजाइटी हो जाती है, सुसाइड नहीं करते लेकिन वो जिंदा लाश बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में भी यही है, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए क्या ही काम होता है कि वो घर आके पढ़े या ट्यूशन जाए या पारा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो करेगा। लेकिन हमारे अपनी स्टूडेंट की लापरवाही है कि वो लोग पढ़ाई पर भी इतनी तवज्जो वगैरह नहीं देते, ना खेल कूद में तवज्जो देते हैं। इस तरह मेरे लिहाज से ये निज़ाम। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आई थिंक सो इफेक्ट पड़ता होगा हमारे यूथ के जॉब्स के ऊपर और करियर के ऊपर। अच्छा, पॉलिटिक्स में जब बात आती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इससे हट जाए, पीछे हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत गंदी, बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा डिवाइडेड पॉलिटिक्स है। उत्था उन्ना ते उन्ना कायद उन्ना ते इन्ने कायद इन्ने, ठीक है जी। 25 से 60 कायद है हमारे मुल्क में, ठीक है। इतने सूबे नहीं जितने कायद हैं। तो इसकी वजह से ना बड़ा एक इशू आ जाता है कि हम किसी को गलत बोल दें तो फिर वो टारगेट कर लेता है कि हाय मुझे गलत बोल दिया। तो इसमें हम बात नहीं करना चाहेंगे, पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इशू है ये। पॉलिटिकल साइंस आप पढ़े ना, ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। लेकिन क्योंकि इतनी डर्टी, इतना गंद है कि हम कहते हैं यार अभी साइड में हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी एक पोजीशन भी नहीं है इतनी कि हम आ सकें, हम आगे आ सकें। पोजीशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा एक मसला है और बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क का। हैदर बताएं इसमें। मेरे लिहाज से ये कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। और अगर कोई एक स्टूडेंट है या कोई और लड़का वगैरह इस तरह कोई बंदा है, उसने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो बड़ा बिजनेस वाला होगा वो पहले छोटे वाले को टारगेट करेगा जिसने अभी नया खोला है। ये मेरे लिहाज से। मेरा अगला सवाल ये है तुम दोनों से कि यार मुझे ये बताओ कि जो औरतों की बेरोज़गारी आप कह रहे हैं, वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू मेंस? अच्छा, औरतों का मसला जो है ना हमारे मुल्क में, ज़ाहिर सी बात है आप एसडीजीज़ में ही आ जाते हैं। एसडीजीज़ में जो है 50% औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, सब कुछ है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। ज़ाहिर सी बात है, एक इशू है। सबसे बड़ा उनका इशू जो है सबसे बड़ा वो फैमिली का इशू है कि ज़्यादातर औरतों का यही है कि उन्हें घर संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद फिर जॉब भी करें, सब कुछ करें। हमने बहुत सारी फीमेल देखी, हमें इश्यूज़ भी आते हैं उनके, घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। आजकल जो हम अब मैं अब ये बात करूँगा ना, तो लोग बोलेंगे हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में ऑफिसेज़ ने इतना अच्छा किया है कि डे केयर्स बना दिए हैं। वहाँ जाएँ, फीमेल आती हैं, अपने बच्चे को वहाँ छोड़ देती हैं, ऑफिस के साथ ही होता है डे केयर, और अपने ऑफिस में आराम से काम करेंगी, बच्चे का काम हो गया आराम से। बच्चे की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये एक इशू है। अब आ जाते हैं दूसरे रूरल एरियाज़ में या लोअर एरियाज़ में, जो कि जहाँ इतना नहीं है, वहाँ ज़ाहिर सी बात है, वहाँ तो सोच भी नहीं सकती लड़की काम करने का। वहाँ पे यंग लड़कियाँ भी नहीं सोच सकती जो अनमैरिड है कि हम काम करें। इतने बड़े इश्यूज़ हैं, वो फिर करना, सब कुछ करना। सिर्फ एक ऑप्शन होता है टीचिंग का, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि टीचिंग करें, उसके अलावा कुछ ना करें। टीचिंग एक अच्छी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और कहते हैं वो भी टेम्परेरी, जब तक ताड़ी शादी नहीं हो जाती तुसी टीचिंग करो, बाद में ताड़ी शादी करा देंगे। ठीक है जी। तो ये भी एक है कि ये बड़ा एक मसला है कि टीचिंग उन्हें मिलती है, और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। हमने तो इतने टैलेंटेड टीचर्स देखे हैं ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सैलरी नहीं देते, सेटिस्फेक्शन नहीं है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। टीचर्स की इज्जत नहीं है। जो टीचर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल या लोअर, ये जो क्या कहते हैं इसको, किंडर गार्डन के टीचर्स हैं, इनकी चाइना में सबसे ज़्यादा हाई पे होती है। इन्हें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जर्मनी में भी इन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इन्हें जो है रिलैक्स माहौल दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकली भी सिखाना होता है ना, चीज़ें सिखानी, बच्चों को ग्रोथ इन्होंने करानी होती है 12 साल से पहले तक के जो टीचर्स होते हैं उम्र में, ठीक है। और हमारे यहाँ पता है सैलरी कितनी है उनकी एवरेज? गैस लगाएं, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एवरेज सैलरी है, जो कि 12 साल से नीचे के बच्चों को ट्रेन कर रही है टीचर्स। एवरेज सैलरी पूरे पाकिस्तान में। हमने देखी है, टीचर्स बता रही होती है हमें कि 3,000 से 2,000 तो आने जाने में ही निकल जाता है। और अगर गाड़ी कराने, गाड़ी वाला तो 4-5 हज़ार लेते हैं, रह गया 1,000 रुपया। 1,000 रुपये में वो बेचारी जाएंगी, वहाँ का खाना कोई ज़ाहिर सी बात है 2-2 बजे तक वहाँ पे दोपहर का खाना कर ही नहीं सकती वो अपनी सेहत सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क में जिसकी कदर ही नहीं है, सेहत है। सेहत की कोई कदर नहीं करता हमारे मुल्क में। वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। पीस ऑफ माइंड भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। कोई उनको जो है रिलैक्स मोड, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, सब कुछ नहीं दी जाती उस तरह।
पेरेंट्स भी एक मामला आ जाता है, सब कुछ। 6,000 सैलरी एवरेज है, 5,000 वाले भी हमने सुने हुए हैं, 3,000 वाले भी सुने हुए हैं हमने, पता है। किंडर गार्डन को पढ़ा रहे हैं 3,000 पर मंथ में, और फीमेल्स हैं सब। तो ये उन्हें क्या दे रहे हैं आप? और पाकिस्तान गवर्नमेंट अब किताबों में 80 आ जाएंगे, तो किताबें में लिखे है कि 40,000 से नीचे तनख्वाह होनी नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा जो है ना मसला सारा, इतना सब कुछ है। अब इस्लामाबाद में 20,000 दे देते होंगे या 15,000 दे देते होंगे किंडर गार्डन के स्कूल टीचर्स को, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा ही देते हैं। हाँ, बड़े स्कूल जो हैं, बड़े स्कूल्स वो देते हैं। हमने तो ऐसे भी देखे हैं, ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो कि LKG UKG किंडर गार्डन प्ले ग्रुप के टीचर्स को 80-80 हज़ार तनख्वाह दे रही है, जो कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट को भी नहीं मिल रही होती। तो ये बैलेंस है। ये एक वही बात है ना, इस्लामाबाद जाओ, F सेक्टर पे जाओ तो जन्नत, नीचे आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, अटकते आगे जाओ ना ते समझ जो। अच्छा सलमान, मुझे एक बात बताएं, क्या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है पाकिस्तान में? काफी टेक्निकल सवाल पूछा है। साढ़े नाल कोई ग्राफ होता ना तो मैं समझा देता, मैं हाथों से ही समझा देता। तो आप इस तरह समझ लें, ये इन्फ्लेशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है ना, महंगाई बढ़े जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इस बंदे के पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, चीजें 20,000 रुपये की हो गई हैं, इसके पास पड़े ही 10,000 है। अब ये क्या करेगा, 10,000 कर्जा ले लेगा ना, इसके बाद 10,000 रुपये पड़े हैं, इसके बाद बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है, चीजें 20,000 रुपये की हो गई हैं, ये 10,000 लेगा कर्जा, ये गया माइनस पे, इन्फ्लेशन चढ़ती जाएगी, ये नीचे होता जाएगा इसका सारा बैलेंस। ये बहुत बड़ा एक आपको जो है ना कर्जों में डाल दिया है, क्योंकि मुल्क ही हमारा कर्जों पे चल रहा है, अभी भी कर्जे का चल रहा है। मिशन IMF का मिशन शुरू हो गया सी, ठीक है। तो मुल्क हमारा कर्जों में चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं। अब मैं जब पाकिस्तान आया था तो यूनिवर्सिटी में CS की एवरेज फीस 40,000 से 50,000 थी, या 60,000 अच्छी यूनिवर्सिटी की। अब 1.5 लाख से नीचे नहीं है कोई, है ना। लाख 1.5 लाख से नीचे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, वो फिर जो 80,000 देनी है वो फिर समझ लो कैसा CS कराएंगे। 1,20,000 या 1.5 लाख से ऊपर 2-2 लाख वाले भी हैं, वो फिर अच्छा CS भी तो कराएंगे ना, लेवल का CS भी तो चाहिए है। हर साल बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, बढ़े जा रही है। ये चीजें रुक नहीं सकती। ये जो सर्विसेज होती है ना, अब मैं पाकिस्तान में नया आया था, दर्जी लेता था 400 रुपये सूट सीने के, अब 2,000 से नीचे नहीं लेता, समझ आई। ये चीजें बढ़ जाती है, नीचे नहीं होती। फिर इसी तरह चीनी हो गई, चीनी ऊपर चली गई, वो कभी नीचे नहीं आने वाली, कि जिसमें माफिया बैठे हुए हैं। अब माफिया के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। मुझे याद है मैं पाकिस्तान आया था, मुझे लगता था पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, पाकिस्तान में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। तो मेरे अब्बू ने मुझे दिखाई थी वो माचिस की तीली होती है ना, 1 रुपए का डब्बा उसका था। मैंने कहा वाह यार, 1 रुपए में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अब वो भी 10 रुपए से नीचे का अच्छा वाला नहीं मिलता। तो ये देखे ना सर, हैदर क्या कहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में ना यूथ के लिए ना रोज़गार स्कीम एक लॉन्च की गई है, जिसे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर आप कह लें कि एक रियल सॉल्यूशन है हमारे यूथ के लिए? ये मेरे लिहाज से इस तरह है ना कि बहुत सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह आए हैं, सारों ने यही बात कही है कि मैं आऊँगा इतनी जॉब्स मिलेंगी, मैं आऊँगा इतनी जॉब्स मिलेंगी। लेकिन चलें, अच्छी बात है, दी हैं, कुछ दी होंगी, लेकिन कभी इतना ज़्यादा स्टूडेंट एम्प्लॉयड नहीं हुए, मेरे लिहाज से ये बात है। हाँ, जॉब्स की जहाँ तक बात है ना, जो इन्होंने टारगेट्स रखे हुए हैं, इन्होंने भी ना कुछ ज़्यादा टारगेट्स रख लिए हैं। अब 2035 तक ये कह रहे हैं कि हमारा 10 साल का इन्होंने प्लान बनाया है। वो तो पता नहीं अगले 2 साल वादे होंगे नहीं होंगे ठीक है, वो सारों नहीं पता। लेकिन ये है कि 2035 में अगर ये कह रहे हैं हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, JDP को 1 ट्रिलियन लेके जा रहे हैं, ठीक है लेके जाओ, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट। ये कह रहे हैं कि तकरीबन इन्होंने जो है ना 1 लाख जॉब्स का 2030 तक, फिर उसके आगे लाख लाख जॉब्स का इन्होंने प्लान बनाया है। 2030 में रहे 5 साल, 5 साल में तकरीबन 25 लाख लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे, और ये कह रहे हैं हम 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। समझ आई। वही, ये तो वही एक नॉर्मल ही है, शुरू से तो ऐसे ही होता ही आ रहा है ना। इन्होंने कहा कोई एक्स्ट्रा चीज की है। 1 साल में तकरीबन अगर 5 लाख आपका बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो 5 साल में 25 लाख हो जाएगा ना। और आप 2030 तक 1 लाख जॉब्स का वादा कर रहे हैं, या जो भी आप कहना चाह रहे हैं कि IT में आप करेंगे, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये तो एवरेज क्या, ये तो बाकी 24 लाख का क्या करेंगे हम लोग।
ये भी तो बात है ना। तो ये एक एवरेज उन्होंने बात की है, बढ़ा चढ़ा के इतनी कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन मेहनत इनकी जो है नजर उस तरह नहीं आ रही। मैं वही बात करती हूँ एसडीजीज में पाकिस्तान का, मुझे तो ओवरऑल में जब पाकिस्तान में देखता हूँ मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि मैं भी तो, अब मुझे लोग कहते हैं तू कौन होता है बात करने वाला, भाई मैं ही सोशल साइंटिस्ट हूँ ना, तो मैं ही बात करूंगा ना, और कौन बात करेगा इस बारे में। सोशल साइंटिस्ट कौन है? हम है। तो हम पूरे पाकिस्तान का देखते हैं, हमारा रिसर्च ग्रुप बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान से भी रिसर्च करके देते हैं। तो हमें तो कुछ नहीं नजर आता उसमें कि परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है इसमें। इकोनॉमी में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि अभी तो उम्मीद है कि शायद डॉलर और ज्यादा ऊपर चला जाए। अभी आईएमएफ ने जो फरमाइशें करनी है, तो यही है कि आज एंड में कोई मीठी बातें भाई आती हैं फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल दी है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट जो है 3 बिलियन डॉलर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर भी मतलब यूथ की ये जो बेरोजगारी है, क्यों रेट बढ़ रहा है? ये तो बिजनेसमैन की चीजें आ जाती है ना। आप खुद देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ये वही चल रहा है ना, जिस तरह जो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरज रात में बोल दिया था, अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। अमीर पहले 4 करोड़ की लैंड क्रूजर लेता था, वो 12 करोड़ की लैंड क्रूजर लेगा। गरीब पहले 60,000 की बाइक लेता था, अब सीडी 70 2 लाख से ऊपर की चली गई है। 2 लाख से ऊपर की चली गई है। सिटी 70? नहीं, नहीं। हाँ मतलब 1 to 5 थे, 1 to 5 थे हाँ, पहले 1 ना, टू 5, 1 to 1 टू 5 5 1 to 5, हाँ सॉरी फॉर दैट। अब पहले 60,000, जब मैं पाकिस्तान नया नया आया था ना, तो 80,000 की नहीं थी, अब 2.5 लाख से 3 लाख की कुछ की हो गई है। तो गरीब आदमी तो नीचे ही आता जा रहा है ना। अमीर आदमी तो 12 करोड़ की लैंड गुजर के 18 करोड़ की BMW, 30 करोड़ की जी वैगन है, 50 करोड़ की जी वैगन है, अमीर होता जा रहा है। ये सूरज रात में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही बात कर दी थी। अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। ये सारी सूद की वजह से। अच्छा, ऐसा मेरा आपसे सवाल है कि हमें इन चीज़ों से बचने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, इन सब से बचने के लिए हमें क्या-क्या इक़दामात करने पड़ेंगे? क्या इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी जिससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इम्प्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को और पाकिस्तान में जो लोग हैं इन लोगों को, स्टूडेंट को इज्जत देनी चाहिए, स्टूडेंट कार्ड वगैरह इस तरह इन्हें स्टूडेंट को सहूलतें मिलनी चाहिए, जिस तरह स्कॉलरशिप्स होगी, चीज़ें इस तरह होनी चाहिए। और जॉब्स के लिए स्टूडेंट के लिए ये एक बात मैं कहूँगा कि इन्हें सफ़र करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी जॉब्स वगैरह के लिए, तभी जाके इन्हें इनका फ्यूचर सही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। वही बात है कि हमारा जो ये चल रहा है ना, 5 साल ऐसी चीज, उसके बाद 2 साल और ये जेन जी फिर एक्सपीरियंस हो जाएगी। सारे जेन जी वाले लोग 20 साल से ऊपर जा चुके होंगे। तो हमें जो है जेन जी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा अगर आपको नेशन को बनाना है। अगर जेन जी भी ये सोचना शुरू कर देगी ना, जो हमारी पिछली जनरेशन ने सोचा कि बस गुजारा करना है, गुजारा करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें अपना नहीं तो जेन अल्फा का सोचना है, अपने फ्यूचर का सोचना है, अगली जनरेशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, अच्छी सोसाइटी बनानी है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें लोगों को समझाना है तालीम की कदर। और हैदर ने बड़ी अच्छी बात की है स्टूडेंट कार्ड की। ये स्टूडेंट कार्ड वो नहीं बच्चों को पकड़ा दिया स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड ये कि स्टूडेंट के हकूक हैं, स्टूडेंट्स राइट्स दें, उन्हें इज्जत करें। यहाँ स्टूडेंट की इज्जत नहीं है, हुँ, स्टूडेंट की इज्जत ऐसे नहीं की जाती। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसी पे हम एंड करना चाहेंगे। और मीठी बात, एंड कर पहली बात मैं यही करना चाहूँगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हार मान लेंगे तो हम दुनिया में नहीं आगे बढ़ सकते। आपने आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे जितने भी बड़े इश्यूज़ हो जाए। आप अन्नबिया कराम की ज़िंदगियाँ देखें, सहाबा की ज़िंदगियाँ देखें, अहले बैत की ज़िंदगियाँ देखें। हार ना मानें, हार मानेंगे तो सब खत्म है। चलो, यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और हमने यहाँ पर इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी डिस्कशन की है और इसमें हमने हैदर का ओपिनियन भी लिया, सलमान का ओपिनियन भी लिया और एट द एंड हम आपसे इस पॉडकास्ट में इजाज़त मांगते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।